सो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और हमने उसमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किए थे। बिना वेस्टिंग टाइम के हम चलते हैं अगले प्रिंसिपल्स को देखने, और इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे आज ही। ठीक है। सो अगले प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इस चैप्टर में? अगला प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इन दोनों का मतलब सेम है। आप या तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो, या तो आप इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो, या तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो, इज अ सेम थिंग। अब ये है क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट? ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है ना, वो सारी की सारी किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो आप अमाउंट पे करके ना किसी चीज को खरीदते हो, उसे ही हम सिंपली कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती है at their cost price. Cost price, the amount that is paid to acquire an assets or goods is called cost price. दूसरे टर्म्स में उसी चीज को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमें पेपर में एक्सप्लेन करना है। मतलब तो हमें इसके नाम से ही लग गया, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है तो उस चीज को हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा और छोटे छोटे टुकड़े में बताना पड़ेगा। सो ये क्या है? ऑल बिजनेस assets are recorded in the books at their cost price, that is, ये इसी की बात कर रहा था, that is प्राइस पेड टू अक्वायर इट। जो आप प्राइस पे करते हो ना किसी भी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जब खरीदते हो तो आप अक्वायर करते हो कोई भी एसेट्स। सो जो आप प्राइस पे करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सिंपली। सो एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में एट देयर कॉस्ट प्राइस, और यहां पे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? दैट इज प्राइस पेड टू अक्वायर इट। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? एनी इंक्रीज। एनी इंक्रीज, अगर कोई भी इंक्रीमेंट हुआ एसेट्स की प्राइस पे, एनी इंक्रीज और डिक्रीज, या कोई भी वैल्यू कम हुई, डिक्रीज ऑन दी मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स, मार्केट प्राइस ऑफ व्हाट? मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स और गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपके एसेट्स का प्राइस बढ़ता है या घटता है, हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट पे उस अमाउंट से शो होता है जो अमाउंट हम पे करते हैं किसी भी एसेट्स को अक्वायर करने के लिए। मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल, आपने एक बिल्डिंग परचेज की है, आपने एक बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है। बिल्डिंग परचेज ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की, और इसकी मार्केट वैल्यू ना एक साल बाद, 1 ईयर लेटर, लेट सपोज इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख हो गई, या हम कम कर लेते हैं 9 लाख हो गई। तो ना ही तो आप 12 लाख रिकॉर्ड करोगे, ना ही तो आप 9 लाख रिकॉर्ड करोगे। इन दोनों में से कोई भी प्राइस रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप बिल्डिंग को 10 लाख पे ही शो होने दोगे, क्योंकि एनी इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स, कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी डिक्रीज, कोई भी कमी आई एसेट्स के प्राइस पे, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। अगला, इफ नथिंग इज पेड टू अक्वायर एन एसेट्स, द सेम विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट्स। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में कोई एसेट्स है, लेकिन आपने अगर उसको अक्वायर करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई पेमेंट ही नहीं किया, सो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट में आप तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब आप पेमेंट करो किसी भी चीज को अक्वायर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मनी की टर्म्स में आपको वैल्यू करना है, तो आप पे करोगे तभी तो पता लगेगा कितनी वैल्यू है उसकी, ठीक है। सो इफ नथिंग इज पेड, अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया टू अक्वायर एसेट्स, सेम विल नॉट बी रिकॉर्डेड। उसको हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कोई भी पेमेंट
नहीं किया है। इसके एग्जाम्पल सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन। लाइक एडिडास का एक ब्रांड वैल्यू है, जहां नॉर्मल शूज 500 के मिलते हैं, एडिडास के 5,000 से लेके 50,000 तक मिलते हैं। सो उसको इतना ज्यादा पैसा क्यों मिल पा रहा है अपने शूज पे? क्योंकि उसकी गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है। बट उसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद जनरेट किया है, कहीं से खरीदा नहीं है। सो अगर उसने कोई प्राइस पे नहीं किया उसको अक्वायर करने के लिए, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। ठीक है। अगला है फेवरेबल लोकेशन। मान लो आपके बिजनेस का लोकेशन फेवरेबल है, मतलब वहां पे ना आपके बिजनेस का लोकेशन मेन रोड पे है, जहां पे लोग आवाजाही डेली बेसिस पे करते हैं और जहां पे भीड़ भी लगती है। सो आपके दुकान को लोग नोटिस जरूर करेंगे। फेवरेबल लोकेशन। मोरल ऑफ एम्प्लॉय। मोरल मतलब एम्प्लॉय आपके अगर अच्छे हैं, सो आपकी किस्मत है कि आपके एम्प्लॉय अच्छे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय भी किसी भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं। आपके बिजनेस को ये उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। सो एम्प्लॉय, जब आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करो, सो बड़े ध्यान से उसको हायर करना, क्योंकि वो आपकी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। सो मोरल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रिंसिपल बड़े अच्छे से क्लियर होगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इनमें से आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंस हियर? प्रूडेंस का बेसिकली मतलब होता है ना, प्रूडेंट से आया है। प्रूडेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, दिमाग वाले। ठीक है। सो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। ठीक है। प्रूडेंट का मतलब इंटेलिजेंस। सो प्रूडेंस बोलो या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, दोनों का मतलब सेम है। सो आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए कि दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। उस हिसाब से जो भी नाम यूज हो आप देखते ही समझ जाओ। ठीक है। सो इसको प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब प्रूडेंस का मतलब दिमागदार। सो यहां पे ना एक ही लाइन पे इस पूरी डेफिनेशन को, इस पूरे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया जाता है। क्या है? एंटीसिपेट नो प्रॉफिट। किसी भी प्रॉफिट का आप अनुमान मत लगाओ। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बट फ्यूचर में जितने भी लॉसेस हो सकते हैं उसको अभी ही प्रोवाइड करो। द फ्रेज डिस्क्राइब द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये जो फ्रेज है ये लिखा, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये एक सिंगल फ्रेज इस पूरे प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। अब मैं बताता हूं ये बेसिकली है क्या। अकाउंट्स कहता है ना कि अगर आपको दिमागदार बनना है, अगर बिजनेस को अच्छा ग्रोथ करवाना है, तो फ्यूचर में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है ना, ये आप देखो ही मत। मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, बट आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। जब होगा तब मान लेना। सो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को आप अनुमान नहीं लगाओगे, उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन फ्यूचर में जितने भी होने वाले लॉसेस हैं उसको आप आज ही कंसिडर करोगे, आप उसे आज ही एक्सपेंस मान के चलोगे। सो फ्यूचर में होने वाले जितने प्रॉफिट्स हैं उनको कंसिडर नहीं करोगे, बट फ्यूचर में जितने भी होने वाले लॉसेस हैं उनको आज ही कंसिडर करोगे, उन्हें एक्सपेंस मानोगे। इससे होगा क्या कि आप अपने आप को बहुत वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट आप काम अच्छा करोगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। लेकिन वही बोलते हैं ना एग्जाम में कि प्रिपेयर बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आप प्रिपेयर बहुत अच्छा करो, लेकिन आपके साथ अगर बुरा भी हो सकता है उसके लिए भी तैयार रहो। ठीक है। सेम चीज है। दूसरा है बी रेडी टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट प्रिडिक्ट द प्रॉफिट। सेम चीज को आपको अपने जितने भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनके लिए क्या रहना पड़ेगा? रेडी। उन सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किन से? फ्यूचर लॉसेस से। बट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में प्रॉफिट
होगा, ठीक है। सो डोंट प्रिडिक्ट प्रॉफिट। Last, the concept ensure that the financial statement present a realistic picture of the statement of affair. ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया कि ये इंश्योर हो सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस तीन चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रियलिस्टिक जो सच्चाई है बिजनेस का वो प्रेजेंट कर सके। सो रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही बेसिकली एक दूसरा नाम है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम कभी कभी ना बैलेंस शीट को बोलते हैं, ये बैलेंस शीट का दूसरा नाम है, ठीक है। याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है, कितने एसेट्स है, कंपनी कैसा काम कर रही है, वो फाइनेंशियल पोजीशन से पता लगता है, ठीक है, और वो बैलेंस शीट से पता लगेगा। अब ये सारी चीजें इससे कैसे रिलेटेड है, क्यों रिलेटेड है? क्योंकि अगर फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिट है उसको आप आज ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सो इससे एक बेटर पिक्चर आएगा। लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप आज ही कंसिडर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन में आपको लॉस को लेके चलना पड़ेगा, प्रॉफिट को लेके आप नहीं चल सकते, ठीक है। उसके बाद से डू नॉट पेंट बेटर पिक्चर, इससे क्या नहीं होगा, एक अच्छा पिक्चर, मतलब यहां पे अच्छा पिक्चर का मतलब पेंटिंग से नहीं है, अच्छा पिक्चर मतलब एक बेटर पोजीशन ना शो हो पाए, जो है वो दिखना चाहिए। रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो किसी भी बिजनेस को, उसको प्रॉपर देखने के लिए हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स, इन सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है? ये बेसिकली ना डेटर पे क्रिएट होते हैं। डेटर कौन से व्यक्ति होते हैं, ये मैंने चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बता रखा है, अगर आपको डिटेल से देखना है तो वहां से देख सकते हैं, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं। डेटर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, और ये सिर्फ दो वजह से अराइज हो सकता है। या तो क्रेडिट सेल, आपने उसको उधार पे सामान बेचा होगा तो उससे पैसा रिसीव करोगे फ्यूचर में, या आपने उसको लोन दिया होगा तो फ्यूचर में आप अपना पैसा रिसीव करोगे, दैट इज सिंपली कॉल्ड डेटर। सो डेटर्स पे ना कंपनी में ना एक रूल है, जितनी भी कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं वो अपने डेटर का ना 5% ये मान के चलती है कि ये पैसा डूब जाएगा। प्रोविजन उन पे बनाया जाता है जिन पे शक है। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेसिकली डेटर पे बनाया जाता है, और अकॉर्डिंग टू मार्केट ये 5% है, तो आपके जितने भी डेटर है उसका 5% हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि इन पे शक है और ये फ्यूचर में हमारा पैसा डुबो सकते हैं, खा सकते हैं, सो हम उसे आज ही एक्सपेंस मान लेते हैं और वो 5% कैलकुलेट करते हैं। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 10% लिखा है तो 10% भी होगा। मैं बस रियल लाइफ बता रहा था कि इन रियलिटी 5% क्रिएट किया जाता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? डेप्रीशिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हम प्रोविजन बनाते हैं ना कि अगर कोई एसेट्स खरीदा तो वो 10 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्यों ना हर एक साल जितनी जितनी उसकी वैल्यू कम हो रही है उतना उतना पैसा हम अलग जगह इकट्ठा करें, उसको एक्सपेंस को ना एक तरीके से हम अलग बैंक में रखें, जिससे 10 साल बाद ना जब मशीन की वैल्यू जीरो होगी तो उतना पैसा हमारे पास रखा होगा अगेन दूसरा एसेट्स खरीदने के लिए। उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सो ये हमारा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल। इसको ना आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ रखा है। अब ये ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम को ही ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल बोला जाता है। ड्यूअल का मतलब ही क्या होता है? ड्यूअल का मतलब होता है डबल। डबल एंट्री सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? ड्यूअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल। ड्यूअल मतलब हर एक ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट
एक क्रेडिट। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो बिजनेस का मतलब ही होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा दो तरफा होती है, मतलब आपके पास से कुछ आता है तो आपके पास से कुछ जाता भी है। लेट सपोज आपने कोई एसेट्स खरीदा, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए का बिल्डिंग आया, लेकिन 10 लाख रुपए से आपके पास से कैश गया। आपने गुड्स खरीदा 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए का गुड्स सामान आया और 5 लाख रुपए गए। सो एक एस्पेक्ट होता है डेबिट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल टर्म्स में रिसीविंग। दूसरा एस्पेक्ट है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है गिविंग एस्पेक्ट। सो उसी बात को लिखा है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज डबल इफेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? डबल। वन इज डेबिट, डेबिट का मतलब रिसीविंग, एंड अनदर इज क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब गिविंग। आगे देखते हैं, इफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड द सेम शुड बी क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बोला कि 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो आप क्या करोगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल अमाउंट से डेबिट होगा, इक्वल अमाउंट से क्रेडिट होगा। कैसे? 10 लाख रुपए की बिल्डिंग आई तो 10 लाख पूरे, 10 लाख रुपए गए तो पूरे 10 लाख गए, तो नीचे 10 लाख, मतलब 10 लाख आया तो डेबिट बिल्डिंग, और 10 लाख पैसे गए तो क्रेडिट। सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये डेबिट क्रेडिट क्या बोल रहा हूं। इस पे प्रॉपर जनरल एंट्री है, जब जनरल एंट्री पे आएंगे तो इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे कि ये बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट है क्या, ठीक है। आगे देखते हैं, एसेट्स डेबिट मतलब एसेट, जितने भी एसेट्स होते हैं ना उन सब का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। जैसे हमने बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग एसेट्स है, उसका बैलेंस कौन सा है? डेबिट। सो एसेट्स डेबिट आर इक्वल टू लायबिलिटी। जितने भी एसेट्स होते हैं ये हमेशा और हमेशा बराबर होंगे किसके? लायबिलिटी के। क्या? जितने भी एसेट्स होते हैं ये बराबर होंगे लायबिलिटी के। एक सिंपल क्विक एग्जांपल है, हमने देखा है कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी, और कैश क्या है? एसेट्स। सो अगर मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख रुपए डाल के, सो वो 15 लाख बिजनेस में कैश आया और 15 लाख से कैपिटल आया, सो 15 लाख कैपिटल एज अ लायबिलिटी और 15 लाख कैश एज एन एसेट्स, ठीक है। सो हमेशा आपका एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट, मतलब जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है। सो एसेट्स आर इक्वल, एसेट्स हमेशा इक्वल रहेगा टू लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। हेंस इसी से एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना है, अकाउंटिंग इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ना बहुत जगह यूज करने को मिलेगा, और इनफैक्ट इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पे पूरा हमारा 5th चैप्टर डेडिकेटेड है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अब मैंने इधर लायबिलिटी लिखा, इधर कैपिटल लिखा, दो चीजें क्यों लिख दी? मैंने तो ऊपर लिखा है एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी, बट यहां पे दो चीजें क्यों लिख दी? बेसिकली लायबिलिटी दो तरीके की हो सकती है। अगर घर वाली लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, तो उसको बोलूंगा कैपिटल, और अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी है जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उसको मैं सिंपली लायबिलिटी बोलूंगा। तो अगर मैं सिंपली लायबिलिटी बोल रहा हूं ना, इसका मतलब मैं थर्ड पार्टी लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, और ये जो कैपिटल है ये है इंटरनल लायबिलिटी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे सो हमारी टोटल लायबिलिटी आएगी। सो अगर सिंपली लायबिलिटी लिखा है तो आप समझ जाओ कि ये क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी। क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी, या इसको बोला जाता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। इसे क्या बोला जाता है? थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ठीक है। क्लियर होगा आपको ये टर्म? सो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वेरी सिंपल, ये है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या है? रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे? रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब हम उसको कब आइडेंटिफाई करेंगे?
रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप रेवेन्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है, वॉट एवर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। अगर आपको गुड्स को बेच के कुछ भी पैसा रिसीव होता है उसे हम सिंपली बोलते हैं रेवेन्यू। सो यहां पे लिखा है रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न्ड ऑन द डेट व्हेन गुड्स आर सोल्ड। रेवेन्यू हम तभी मान लेंगे जब गुड्स को बेचा गया। रेवेन्यू हम कब मान लेंगे, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न्ड ऑन द डेट व्हेन गुड्स आर सोल्ड। मान लो आपने गुड्स बेचा, ठीक है, आप उसी दिन उसको रेवेन्यू कंसिडर करोगे। वेदर मनी इज रिसीव्ड और नॉट इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भले ही आपको पैसा मिला, वेदर मनी इज रिसीव्ड और नॉट, भले ही आपको पैसा मिला या नहीं मिला, उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे एज अ रेवेन्यू, एज एन इनकम। वाई? बिकॉज मान लो आपने किसी को कैश में बेचा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा तो आपको उसी वक्त मिल गया, रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज हो गया। लेकिन अब अगर आपने किसी को उधार पे बेचा, सो अगर आपने बेच दिया और 2 महीने बाद पैसे लेने हैं, तो क्या 2 महीने बाद जब पैसे मिलेंगे तब सेल कहोगे, या अभी बेचा है और 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, अभी का कहा जाएगा सेल। अभी अगर आपने उधार में बेचा सो आप अभी सेल कहोगे, ना कि 2 महीने बाद कैश मिलेगा तब सेल कहोगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये अप्रूवल बेसिस क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, छूट गया है। अप्रूवल बेसिस या इसको रिटर्न बेसिस बोलते हैं, नॉट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू। इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं रेवेन्यू के तौर पे। अब ये अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस क्या होता है, ये भी रियल लाइफ एग्जाम्पल से उठाया गया है। आजकल जैसे जैसे ई कॉमर्स कंपनीज बड़ी होती जा रही है, हर एक व्यक्ति ई कॉमर्स साइट से शॉपिंग कर रहा है, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। सो उनकी एक पॉलिसी है जो बहुत अच्छी पॉलिसी है, जो आपको अपने आसपास के शॉप्स में नहीं मिलेगा। वो करते क्या हैं, बेसिकली वो भी गुड्स सेल करते हैं ऑन अप्रूवल बेसिस। वो अपना गुड्स आपको बेचेंगे और आपसे पैसा नहीं लेंगे, सबका अलग अलग होता है। मान लो अमेजॉन 15 दिन का देता है। सो अगर आपको वॉच चाहिए, मान लो एक फॉसिल की वॉच चाहिए आपको, तो अराउंड 10,000 का आ जाता है। सो आप फॉसिल का वॉच खरीद रहे हो अमेजॉन से, तो 10,000 रुपए का अमेजॉन से आपने वॉच खरीदा, ठीक है, और आप पेमेंट नहीं करोगे। पेमेंट कब होगा, 15 दिन बाद, ठीक है। अमेजॉन वो आपको वॉच डिलीवर कर देगा और फिर आप उस वॉच को पहन के देखोगे, पसंद आया, यूज करके देखो, पसंद आया, तो अभी एक तरीके से आपने उधार पे ही खरीदा है। सो आप उसको क्या कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं उसका वॉच वापस कर दूंगा। सो यहां पे सब चीज किस पे आके रुक जा रहा है, आपके कॉन्सेंट पे। कॉन्सेंट का मतलब होता है आपकी सहमति, आपकी रजामंदी। आप यस बोलोगे, मुझे पसंद आया, तो आप पेमेंट करो, नहीं बोलोगे तो उसका सामान वापस करो। इसे अप्रूवल बेसिस बोलते हैं। समझ आया कि आपने अमेजोन से गुड्स खरीदा, 10-15 दिन आप उसे यूज करो या 2 दिन कर लो, आपकी मर्जी है, और आपको वो गुड्स पसंद आया, सो आप उसे खरीद लो, फिर पेमेंट कर दो, और अगर आपको पसंद नहीं आया 10-15 दिन में, तो वो गुड्स वापस कर दो। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर उसने ऐसा सेल किया है और कस्टमर ने अपना कॉन्सेंट नहीं दिया, तो क्या वो उसे सेल कंसिडर कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि उस सेल टोटली डिपेंडेड है, जो भी उसका ऑनर है, खरीदा है कस्टमर, उसके कंसेंट पे। तो इस टाइप की चीजों को हम सेल कंसिडर नहीं करते हैं, इसे बोलते हैं अप्रूवल बेसिस। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects. रेवेन्यू रिकग्निशन, अगर आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर रहे हो, और रिसिप्ट का यहां पे मतलब है
पैसे का मिलना, ठीक है। सो रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट, ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल को देखते हैं और एक और एग्जाम्पल को देखेंगे, तो बेसिकली दो एग्जाम्पल देखेंगे इससे रिलेटेड बड़े अच्छे से क्लियर होने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, एन एंटरप्राइज सेल गुड्स इन February 2019। अगर कोई बिजनेस, एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, सो एन एंटरप्राइज सेल गुड्स इन February 2019, अगर कोई बिजनेस गुड्स सेल करता है 2019 फैब में और रिसीव द अमाउंट इन अप्रैल 2019, और पैसा उसे मिलता है 2019, इसका मतलब किसी बिजनेस ने फरवरी में गुड्स बेचा उधार पे और उसका पेमेंट रिसीव हो रहा है अप्रैल में 2019। सो इस केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? सो रेवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन February 2019। जब आपने गुड्स सेल किया, आपके पास से गुड्स निकल गया और उस कस्टमर की सहमति है कि मैं खरीद रहा हूं, आप उसी वक्त उसको रेवेन्यू ट्रीट करोगे। सो रेवेन्यू ऑफ दिस सेल should be recognized in February 2019। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज एन एंटरप्राइज हैज रिसीव्ड एन एडवांस इन फरवरी। अगर किसी एंटरप्राइज को एडवांस मिला फरवरी में 2019 फॉर सेल टू बी मेड इन 2019। अब इसका मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी को मिला कि आपको मुझे गुड्स बेचना है, ठीक है, लेकिन पैसा कब मिला? फरवरी में। आपको क्या मिला है? एडवांस। लेकिन आपको सेल, वो गुड्स पहुंचाना कब है, बेचना कब है, देना कब है कस्टमर को? मई में। सो रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन मई। जब आप गुड्स आपके पास से निकल जाएगा, कस्टमर की सहमति तो है, आपके पास से निकल जाएगा, वो रिसीव कर लेगा, तभी आप इसको रेवेन्यू कंसिडर कर सकते हो। सो यहां पे आपका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन मई 2019 व्हेन अपॉन सेल्स हैविंग मेड। जब सेल्स को कर दिया जाएगा तब आप इसे क्या ट्रीट कर सकते हो? रेवेन्यू। सो ये बड़े दो एग्जाम्पल है, बड़े अच्छे हैं, बुक में भी है, आप देख सकते हो, बड़े अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, फुल डिस्क्लोजर। अब फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ना, डिस्क्लोजर का मतलब कभी कभी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, डिस्क्लोज उसका एक एंटोनियम्स है, ऑपोजिट शब्द है, ठीक है। सो डिस्क्लोज का मतलब होता है बंद नहीं करना, और यहां पे डिस्क्लोजर का मतलब है शो। फुल डिस्क्लोजर मतलब आप कुछ भी छुपाओ मत, सारा का सारा दिखाओ कि आपके बिजनेस में चल क्या रहा है, तो फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। ऑल मटीरियल इंफॉर्मेशन। अब यहां पे मटीरियल का मतलब भी होता है, मटीरियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? मटीरियल इंफॉर्मेशन एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस रखता हो, जिसकी कुछ वैल्यू हो। लाइक आपके बिजनेस की वर्थ है लेट सपोज 1 करोड़ और आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो 1 लाख का, सो वो मटीरियल ट्रांजैक्शन है, उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अरबों में नहीं है, ट्रिलियन में नहीं है, आपके लिए 1 लाख भी बहुत है। तो अगर आपकी कंपनी का नेटवर्थ 1 करोड़ है और कोई ट्रांजैक्शन होता है 1 लाख से रिलेटेड, सो उसे हम क्या बोलेंगे? मटीरियल इंफॉर्मेशन या मटीरियलिस्टिक ट्रांजैक्शन, ऐसी चीज जिसका इंपॉर्टेंस है बिजनेस में। सो ऑल मटीरियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस शुड बी डिस्क्लोज। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, जो वैल्यू रखती है, जिनका इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, उसे आपको शो करना पड़ेगा। इट मीन्स नॉट नथिंग शुड बी हिडन। कोई भी चीज हाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना, हमने देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस जो टोटल 7 स्टेप्स थे, 7 में से सबसे लास्ट क्या था?
कम्युनिकेटिंग्स टू इट्स यूजर। तो अपने यूजर्स को आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है और छुपा सकते भी नहीं, ये डिस्क्लोज करना ही पड़ता है, ठीक है। बट नॉन मटीरियल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन जो नॉन मटीरियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब नॉन मटीरियल क्या है? नॉन मटीरियल ट्रांजेक्शन एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से ना, एक तरीके से नॉन मटीरियल जो बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मान लो आपकी कंपनी, जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि 1 करोड़ का नेटवर्थ है, उसके अंदर 10 रुपए की ट्रांजैक्शन होती है कि 10 रुपए की आपने माचिस की डिब्बी खरीदी, मैच स्टिक्स खरीदे 10 रुपए की, उसकी उतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 10 रुपए 5 रुपए, तो उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप उसे स्किप भी कर सकते हो। आप उसे, मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड तो कर ही सकते हो बट उसे स्किप भी कर सकते हो, उतना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस की वैल्यू सिर्फ 10 ही हजार है तो आपके लिए 10 रुपए भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस केस में आप उसे रिकॉर्ड करोगे क्योंकि वो बन जाएगा मटीरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखते हैं द कॉन्सेप्ट से, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड, शुड बी पब्लिश, उसे लोगों के बीच पब्लिश करना पड़ेगा, लोग उसे देख पाए, समझ पाए, इंटरेस्ट लेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे। एंड शेयर होल्डर नॉट हाइड एनीथिंग, और शेयर होल्डर को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कोई कोई सोचेगा कि शेयर होल्डर मैंने क्यों लिखा? बेसिकली शेयर होल्डर ही तो किसी भी कंपनी के ओनर होते हैं। अगर कोई भी कंपनी में डिसीजन होता है तो शेयर होल्डर वोट करते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर क्या करते हैं? वोट करते हैं, और उन मेजॉरिटी जिसकी वोटिंग होती है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। लाइक कि हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, तो आप बेसिकली हिस्सेदारी खरीद रहे हो, एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ ओनरशिप खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के आप मालिक हुए, तो आपको बोलेंगे शेयर होल्डर। और वो कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी ना, तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सब लोग की सहमति के लिए वोटिंग होता है। और डिविडेंड का मतलब होता है कि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पे जो रिटर्न मिलता है ना, सो द रिटर्न दैट यू गेट ऑन शेयर्स, जो आपको शेयर्स पे रिटर्न मिलता है ना, उसे ही हम सिंपल टर्म्स में डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। सो शेयर होल्डर को भी कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि आजकल बहुत सारी जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। लाइक कंपनीज एक्ट 2013 है, पूरी कंपनीज को रन करता है। शेयर मार्केट में सेबी है एक तरीके से कि वो कंट्रोलर है, पूरी बिजनेस, पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है कि कोई फ्रॉड ना कर सके। ऑल दो फिर भी हो जाते हैं छोटे मोटे फ्रॉड, लेकिन फिर भी वो है, तो अभी बहुत कम फ्रॉड हो रहे हैं, नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होता, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है हर एक इंफॉर्मेशन को टाइम पे शो करना है। बहुत सिंपल है, हर एक इंफॉर्मेशन को उनके टाइम के हिसाब से, उनके डेट के हिसाब से आपको शो करना है, ठीक है। प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट ऑन टाइम, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को आपको टाइम पे पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। कि आपके पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तभी तो वो डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा, रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? डेट, कि किस दिन हुआ। मान लो 2 ट्रांजैक्शन है, एक 12 तारीख को हुआ और एक 18 तारीख को हुआ, तो सबसे पहले हम 12 तारीख वाला रिकॉर्ड करेंगे, फिर 18 तारीख वाला। और 12 तारीख में भी किस टाइम पे हुआ वो बता दो, और 18 को किस टाइम पे हुआ वो बता दो, सिंपल, ठीक है। आगे क्या है? ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट सप्लाइड ऑन टाइम। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो टाइम पे सप्लाई नहीं होती है, तो उससे क्या होगा? इट विल ऑब्स्ट्रूड। ऑब्स्ट्रूड का मतलब होता है इम्पोज्ड, डिले करने में ये
एक दिक्कत देगा कि डिले करेगा तो मैनेजमेंट क्विक डिसीजन नहीं ले सकता। सो इंफॉर्मेशन नॉट सप्लाइड ऑन टाइम, अगर आप इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं देते हो सो इट विल ऑब्स्ट्रूड इम्पोज्ड द मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट पे प्रेशर बनेगा, इम्पोज द मैनेजमेंट टू टेक क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी तो वो सोच समझ के एक तरीके से डिसीजन लेगा। लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी है और उसको अपने बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है और उसको वो लेना है तो वो ज़्यादा सोचेगी नहीं, जल्दी जल्दी ले लेगी। तो क्विक डिसीजन, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्विक डिसीजन लेंगे, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम जानते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में जाना भी चाहिए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। अगर आपको अपने बारे में सब कुछ पता होगा सो वहाँ पे आपको कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, आप वेट करोगे इवन, ठीक है। सो ये क्विक डिसीजन में एक तरीके से फोर्स करता है। यहाँ पे क्विक डिसीजन एडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एडवांटेज के सेंस में बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम क्विक डिसीजन मतलब हबराई में, जल्दी में कुछ भी हम चीज करते हैं उसकी बात हो रही है, तो ये नेगेटिव सेंस में बात हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अक्रूवल अजम्पशन। अब ये अक्रूवल अजम्पशन क्या है, आपने अगर, मैंने जो इनकम और एक्सपेंस एक्सप्लेन किया था ना, उसको समझने की कोशिश की होगी ना, सो वो मैंने इसी अजम्पशन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था कि इनकम है क्या और एक्सपेंस है क्या। समझते हैं इसको। According to this assumption, transactions should be recorded in the books of account when it is entered into the business। ये कब रिकॉर्ड होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड होगी, जब ये एंटर्ड होगी बिजनेस में, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। अब ये सेटलमेंट टेक्स प्लेस का मतलब क्या है, जब कोई भी चीज बिजनेस के अंदर एंटर्ड होता है आपको उसी वक्त रिकॉर्ड करना है। सेटलमेंट का यहां पे बेसिकली मतलब है पेमेंट। अगर आप किसी के घर में एज अ किराएदार रहते हो तो अगर आपने 1 महीने रह लिया, आपने सर्विसेज एंजॉय कर लिया, बेनिफिट ले लिया, सो उसी वक्त वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, चाहे आप पेमेंट करो या ना करो। सो यहां पे सेटलमेंट टेक्स प्लेस का मतलब है पेमेंट से, और यहां पे एंटर्ड का मतलब है जब आपका काम पूरा हो गया आप उसी वक्त उसे इनकम या एक्सपेंस मानोगे, ना कि जब आप उसका पेमेंट करोगे तब, ठीक है। दो लिए हैं एग्जाम्पल्स इनकम और एक्सपेंस को समझने के लिए। When sales is made, जब आपने सर्विस सेल्स दे दिया, जो हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बड़े अच्छे से पढ़ा था। When sales is made या सर्विसेज इज रेंडर्ड, आपने सर्विसेज रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड, या आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, सो इट इज इममटीरियल। इट इज इममटीरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि पैसा मिला या नहीं मिला। अगर आपने अपनी सर्विसेज दे दी तो ये फर्क नहीं पड़ता कि पैसा मिला या नहीं मिला, सर्विसेज जैसे ही दी आपका वो इनकम कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसे अक्रूवल बेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल लाइक मैं यहाँ पे टीच करता हूँ, तो अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैंने उसे 1 महीने पढ़ाया, सो 1 महीने बाद मैंने 1 महीने में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, रेंडर्ड की, सो मेरा हक बनता है कि 1 महीने बाद पैसा मिले। लेकिन समहाउ वो पैसा 1 महीने बाद नहीं देता, 2 महीने बाद देता है, तो क्या मैं 2 महीने बाद उसे इनकम कंसिडर करूंगा? नहीं, मैं उसे इनकम कंसिडर करूंगा 1 महीने बाद ही, और बोलूंगा कि ये 2 महीने बाद मिला, ठीक है। सो इसे बोलते हैं इनकम। इनकम का मतलब सर्विसेज अगर आपने दे दिया सो वो आपका इनकम कन्वर्ट हो गया। पैसा भले ही बाद में मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका इनकम हो गया है, ठीक है। अक्रूवल बेसिस। एक्सपेंस, एज एक्सपेंस इनकर्ड और सर्विसेज हैव टेकन, या तो आपने कोई खर्च किया, कोई खरीदारी की, या आपने कोई सर्विसेज लिया। इट रेवेन्यू रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है? रेवेन्यू मतलब आम खर्चे। यहां पे मैं लिख देता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या है? हमारे आम खर्चे हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू रिकॉग्नाइज्ड
वेदर कैश पेड और नॉट पेड। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि पैसा आपने पे किया या नहीं पे किया, अगर आपने एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया है, खर्च कर दिया है और आपने या तो सर्विसेज ले लिया है, सो आपका वो एक्सपेंस हो गया। आप अगर किसी भी रेंटेड हाउस में एक महीने प्रॉपर रहते हो तो आपने हाउसिंग फैसिलिटी एंजॉय किया। सो एक महीने के बाद ना वो आपका एक्सपेंस हो गया, भले आप उसका पेमेंट 4 महीने बाद करो, 6 महीने बाद करो, ये फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप किसी के भी घर में एज अ किराएदार एक महीने रहते हो, सो एक महीने के अंत में वो आपका एक्सपेंस हो गया, भले आप कैश का पेमेंट 2 महीने बाद करो, 3 महीने बाद करो, फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस तब होगा जब आपने बेनिफिट ले लिया या कोई चीज इनकर्ड कर दिया, मतलब खर्चे कर दिए। सो ये हमारे थे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स जो हमने बड़े अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, और पूरे चैप्टर का ये पूरे अकाउंट्स का एक तरीके से ये रीढ़ की हड्डी है, स्तंभ है, आपको ये आना ही चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो 11th 12th और बाकी आपकी ग्रेजुएशन सीए वगैरह कुछ भी करो, हर एक जगह हेल्प करेगा अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।